नमस्कार, स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल रिया कोचिंग क्लासेस जयपुर में। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग साइंस का एक नया मिशन शुरू करने जा रहे हैं और वो मिशन रहेगा हमारा दोस्तों मिशन कंप्लीट साइंस। यानी यहाँ दोस्तों हम लोग कंप्लीट साइंस का अध्ययन करेंगे। नियमित रूप से हमारी प्रतिदिन कक्षाएँ लगती रहेगी और मेरी कोशिश रहेगी दोस्तों आप सभी प्यारे मित्रों तक जीरो लेवल से लेकर हाई लेवल तक के सभी प्रश्नों का अध्ययन करवाने की। तो चलिए दोस्तों हम लोग शुरुआत करते हैं आज के हमारे नए सेशन की। दोस्तों आज सबसे पहले जिस टॉपिक का हम लोग अध्ययन करेंगे वो रहेगा हमारा गति। तो आइए बिना विलंब किए हम लोग शुरुआत करते हैं दोस्तों हमारे मिशन कंप्लीट साइंस की, जिसका पहला टॉपिक आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं और वो रहेगा दोस्तों गति। गति, मोशन। देखिए, जब भी दोस्तों हम लोग गति के बारे में अध्ययन करते हैं तो इस गति को पढ़ने से पहले हमें दो बातों के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। वो है दोस्तों हमारे लिए गतिज अवस्था और विराम अवस्था। गतिज और विराम। क्लियर? देखिए, गतिज और विराम क्या होता है समझना आप लोग ध्यान से, दोनों के बीच में अंतर है। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वह गतिज अवस्था में होती है। ठीक है, इसी प्रकार यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष समय के साथ अगर अपनी स्थिति में क्या नहीं करे, परिवर्तन नहीं करे, तो वह दोस्तों विराम अवस्था में कहलाती है। क्लियर? तो दो बातें यहाँ से आपको ध्यान में रखना है कि यदि कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति में अगर समय के साथ परिवर्तन करती है तो वह गतिज अवस्था में होती है, और यदि समय के साथ वह अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वह दोस्तों विराम अवस्था में होती है। क्लियर? चलिए देखिए दोस्तों, ये जो आपको विराम शब्द दिखाई दे रहा है, इस विराम का मतलब होता है एक जगह पर स्थित। विराम यानी क्या होता है? एक जगह पर स्थित, या आप लोग कह सकते हैं दोस्तों विराम का दूसरा नाम है स्थिर। चलिए इसको हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मान लीजिए दोस्तों मैं किसी बस में बैठकर जा रहा हूँ, ठीक है, और बस में मेरे साथ यात्री भी बैठे हुए हैं। तो जो यात्री बस में बैठे हुए हैं दोस्तों वो मुझे विराम अवस्था में प्रतीत होंगे, जबकि मैं अगर बस के बाहर देखूंगा तो बस के बाहर मुझे जो पेड़ पौधे या खंबे दिखाई देंगे दोस्तों वो गति करते हुए प्रतीत होंगे। उसी प्रकार मान लीजिए यदि बाहर पेड़ पौधों या खंभों के पास में कोई व्यक्ति खड़ा है तो उस व्यक्ति को वह पेड़ पौधे या खंबे स्थिर अवस्था यानी विराम अवस्था में दिखाई देते हैं, जबकि बस और बस में बैठे जो व्यक्ति है वो उसे गतिज अवस्था में प्रतीत होते हैं। तो इसका मतलब हम लोग ये कह सकते हैं दोस्तों कि एक जो वस्तु है वो एक समय में दो अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग स्थितियों में प्रतीत हो सकती है। क्लियर दोस्तों? तो सबसे पहले हमने जाना कि गतिज अवस्था क्या होती है और विराम अवस्था क्या होती है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं दूरी को लेकर। अब आएगा दोस्तों दूरी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? डिस्टेंस। देखिए, जब दूरी की बात की जाती है दोस्तों तो याद रखना कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा क्या की गई, किसी गतिशील वस्तु द्वारा बिल्कुल तय की गई जो संपूर्ण पथ की यानी मार्ग की जो लंबाई होती है वही क्या कहलाती है दोस्तों? दूरी कहलाती है।
तो दूरी से संबंधित आप लोग परिभाषा याद कर सकते हैं कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा क्या की गई दोस्तों, तय की गई जो संपूर्ण पथ की लंबाई होती है वही क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। ये जो दूरी है दोस्तों, यह एक अदिश राशि होती है। दूरी कैसी राशि होती है दोस्तों, दूरी अदिश राशि होती है। और दूसरी बात याद रखना, दूरी का जो मान है दोस्तों वो हमेशा कैसा होता है, धनात्मक होता है। ठीक है, दूरी का मान कभी भी दोस्तों ऋणात्मक नहीं हो सकता। तो दूरी से संबंधित 3 बातें आप लोग याद रखना कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई संपूर्ण पथ की जो लंबाई है वो दूरी कहलाती है। दूरी एक अदिश राशि होती है दोस्तों। दूरी का जो मान है वो हमेशा धनात्मक होता है, कभी भी दूरी का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता। क्लियर। चलिए इसके बाद देखिए दोस्तों, दूरी के बाद में हम लोग बात करेंगे किसको लेकर, विस्थापन को लेकर। अगर दोस्तों विस्थापन की हम लोग बात करें तो विस्थापन को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन को क्या कहा जाता है दोस्तों, इसे डिस्प्लेसमेंट के नाम से जाना जाता है। विस्थापन क्या है, मान लीजिए कोई वस्तु दोस्तों गति कर रही है, ठीक है, तो किसी गतिशील वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, विस्थापन कहलाती है। तो विस्थापन के संदर्भ में आप लोग परिभाषा याद रखना कि किसी गतिशील वस्तु की अंतिम और प्रारंभिक स्थिति के जो बीच की न्यूनतम दूरी है उसे विस्थापन कहा जाता है दोस्तों। क्लियर। दूसरी बात, विस्थापन जो है ये एक सदिश राशि होती है। देखिए दोस्तों, राशियाँ 2 प्रकार की होती है, सदिश और अदिश। सदिश वह होती है जिसमें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता पड़ती है, और अदिश वह राशि होती है जिसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर। इसके बाद देखिए दोस्तों, हमने पढ़ा कि विस्थापन जो है वो एक सदिश राशि होती है, और याद रखना दोस्तों विस्थापन का जो मान है वो धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यहाँ विस्थापन से संबंधित आपको 3 बातें याद रखनी होगी दोस्तों कि विस्थापन का जो मान होगा वो आपका धनात्मक हो सकता है, विस्थापन आपका दोस्तों ऋणात्मक हो सकता है अगर आप विपरीत दिशा में बल लगाओगे तो, और विस्थापन आपका शून्य भी हो सकता है। लेकिन याद रखना दूरी जो है वो हमेशा कैसी होती है दोस्तों, धनात्मक होती है। क्लियर। तो हमने पढ़ा दूरी और विस्थापन। इसके बाद में आएगा दोस्तों आगे आपके पास चाल। चाल को कहा जाता है दोस्तों स्पीड, SPWD। स्पीड यानी क्या होता है, चाल। चाल की अगर हम लोग दोस्तों परिभाषा देखें तो सिंपल सी परिभाषा बनती है कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी। कोई वस्तु एकांक समय में, इकाई समय में जितनी दूरी तय करती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, उस वस्तु की चाल कहलाती है। और चाल जो है दोस्तों ये कैसी राशि होती है, तो चाल याद रखना अदिश राशि होती है, क्योंकि इसमें केवल परिमाण की आवश्यकता पड़ती है। चाल बराबर यदि हम लोग सूत्र देखें तो बनता है दोस्तों चाल बराबर दूरी बटा समय। क्लियर। अब देखिए चाल बराबर होता है दोस्तों दूरी बटा समय। यदि यहाँ से दूरी का मान पूछा जाए तो दूरी बराबर फॉर्मूला बनेगा चाल गुणा समय, और यदि समय का मान निकालना हो तो समय बराबर बन जाएगा दोस्तों दूरी बटा चाल। ठीक है। देखिए तो हमने पढ़ा दोस्तों कि किसी वस्तु द्वारा एकांक यानी इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है, चाल कहलाती है। चाल एक अदिश राशि होती है और चाल बराबर सूत्र होता है दूरी बटा समय। देखिए दोस्तों दूरी का जो SI मात्रक है वो होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। SI मात्रक का मतलब होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, और मीटर प्रति सेकंड जो है
वो किसका मात्रक होता है दोस्तों? तो याद रखना मीटर प्रति सेकंड यहाँ चाल का क्या होता है? ऐसा ही मात्रक होता है। क्लियर? आगे देखिए, तो ये बात याद रखना, ठीक है। ऐसा ही मात्रक का मतलब होता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मात्रक, दूरी का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है मीटर और समय का होता है सेकंड। तो मीटर प्रति सेकंड जो है वो किसका ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों? याद रखना चाल का ऐसा ही मात्रक होता है। क्लियर? अब देखिए, एक मैं बात करूं दोस्तों विमा की, तो विमा में आप सभी को मालूम है 3 बातें मुख्य होती है हमारे सामने। एक आता है एम दोस्तों द्रव्यमान, एक आता है टी हमारा समय, और एक आता है दोस्तों आपका एल यानी लंबाई। सभी कैपिटल आते हैं ये, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए कि चाल की विमा बताइए, तो देखिए दोस्तों मीटर जो है वो क्या होता है? लंबाई का मात्रक होता है अपॉन सेकंड जो है वो समय का मात्रक होता है टी। तो ये बन गया एल बटा टी। अगर मैं टी को ऊपर गुणा में ले जाऊंगा तो देखिए टी की घात कुछ नहीं है, मतलब क्या मानोगे दोस्तों? 1। यदि किसी संख्या की घात कुछ नहीं होती है तो उसका मान क्या होता है दोस्तों? 1। अगर भाग वाली संख्या को हम लोग गुणा में लेकर जाते हैं तो उसकी जो घात है दोस्तों उसका चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। तो अगर मैं टी को ऊपर गुणा में लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा टी माइनस 1। यानी याद रखना प्यारे दोस्तों कि चाल की जो विमा है वो क्या होती है? एल टी इनवर्स। क्लियर? आगे देखिए, चाल के बाद में फिर हम लोग बात करते हैं दोस्तों किसके बारे में? वेग के बारे में। देखिए दोस्तों वेग क्या होता है? वेग को कहा जाता है वेलोसिटी। क्या कहा जाता है दोस्तों? वेग को वेलोसिटी। देखिए अगर वेग की बात करूं तो वेग के संदर्भ में आप लोग याद रखना कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में जो तय किया गया विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है दोस्तों? वेग कहलाता है। तो आप सभी लोग यह परिभाषा याद रखना दोस्तों कि किसी वस्तु के द्वारा इकाई समय में एक समय में तय किया गया जो विस्थापन होता है वही किस नाम से जाना जाता है? वेग के नाम से जाना जाता है। वेग को वेलोसिटी कहा जाता है दोस्तों। और ये जो वेग है ये वेग कैसी राशि होती है? एक सदिश राशि होती है। सदिश राशि। आगे देखिए, वेग का जो फॉर्मूला है दोस्तों वो आप लोग याद रखना, वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन डिस्प्लेसमेंट बटा समय टाइम। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग को लिखा जाता है v, विस्थापन को प्रदर्शित करते हैं s से समय आ गया दोस्तों t। तो v बराबर s अपॉन t जो है वो यहाँ किसका फॉर्मूला होता है दोस्तों? वेग का। क्लियर? अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि बताइए वेग का जो एसआई मात्रक है वो एसआई मात्रक क्या होता है, तो यहाँ से आप लोग दोस्तों इसका एसआई मात्रक बनाओगे तो आपको पता है एस विस्थापन है, विस्थापन का एसआई मात्रक होता है मीटर, समय का होता है सेकंड। मीटर प्रति सेकंड ही क्या होगा दोस्तों? वेग का एसआई मात्रक। अगर यहाँ से आपसे इसकी विमा पूछी जाए तो आपको पता है मीटर क्या है? लंबाई का मात्रक, और सेकंड क्या है? समय का मात्रक। तो L अपॉन टी क्या बन जाएगा? L टी की घात माइनस 1। ठीक है, तो L टी की घात माइनस 1 इनवर्स जो है दोस्तों ये किसकी विमा होती है? तो यह वेग की विमा होती है। वेग और चाल दोनों के मात्रक और जो विमा है वो क्या होती है दोस्तों? समान होती है। ठीक है, और अगर परिभाषा आपसे पूछी जाए तो आप लोग याद रखना कि किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय किया गया जो दोस्तों विस्थापन होता है वही क्या कहलाता है? आपका यहाँ पर वेग कहलाता है। क्लियर? तो देखिए दोस्तों हमने 4 बातों का अध्ययन किया।
सबसे पहले हमने पढ़ा दूरी क्या होती है, हमने पढ़ा विस्थापन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा चाल क्या होती है, फिर हमने पढ़ा वेग क्या होता है। अब देखिए इन सब चीज़ों का आप लोग उपयोग किस प्रकार से करोगे, और एक ऐसा क्वेश्चन आपको सॉल्व करवाने जा रहा हूँ जिसके माध्यम से आपको बिल्कुल सटीक तरीके से समझ में आ जाएगा कि चारों चीज़ों में मेन डिफरेंस क्या है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। मान लीजिए दोस्तों मैंने आपसे कहा कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति का नाम मान लीजिए क्या है, रवि। रवि क्या करता है दोस्तों, इस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और इस बिंदु ए से चलकर वो कहाँ तक पहुँचता है, बिंदु बी तक। कितनी दूरी करता है, कितनी दूरी तय करता है दोस्तों, 4 किलोमीटर। फिर ये क्या करेगा, बी से चलना प्रारंभ करेगा इस प्रकार और यहाँ पहुँच जाएगा सी तक, ये चलेगा 2 किलोमीटर। सी से फिर चलना प्रारंभ करेगा दोस्तों डी तक, यहाँ भी 2 किलोमीटर चला। और इसी प्रकार क्या करता है दोस्तों, रवि डी से कहाँ तक जाता है, बिंदु ई तक। कितनी दूरी तय करता है, 2 किलोमीटर की। क्लियर। अब आपने देखा कि रवि ने बिंदु ए से चलना प्रारंभ किया और कहाँ पहुँच गया दोस्तों, बिंदु ई तक। ठीक है, जब ए से चलकर बिंदु ई तक पहुँचता है तो इसको जो समय लगता है दोस्तों, वो समय लगता है रवि को कितना, 5 घंटा। ये प्रश्न मैंने आप सभी के समक्ष रखा कि बताइए रवि जब बिंदु ए से बी तक चलता है तो 4 किलोमीटर की दूरी तय करता है, बी से सी तक जाता है तो 2 किलोमीटर, और सी से डी तक जाता है तो 2 किलोमीटर, और डी से ई तक कितने किलोमीटर, 2 किलोमीटर। तो आप लोग बताइए दोस्तों, ये ए से ई तक जाने में टोटल 5 घंटों का समय लेता है, तो इसके द्वारा दूरी तो कितनी तय की गई, एक आपको ये बतानी है। दूसरा बताना है दोस्तों इसका विस्थापन क्या रहा, आपको विस्थापन बताना है। आपको बताना होगा इसकी चाल क्या थी, रवि की चाल ज्ञात करनी है। और एक आपको बताना है दोस्तों वेग क्या रहा। देखिए ये प्रश्न आ गया। ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपसे पूछेगा दूरी। तो मैंने आपको बताया कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा जो तय की गई संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई होती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, दूरी कहलाती है। तो आपने देखा कि सर संपूर्ण मार्ग की जो लंबाई है वो हमारे पास आती है 4, 2, 6, 2, 8 और 2, 10। टोटल कितने किलोमीटर की दूरी है दोस्तों, आप कहोगे दूरी है 10 किलोमीटर की। मैंने पूछा विस्थापन कितना होगा, तो आपने कहा सर विस्थापन होता है किसी गतिशील वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। तो प्रारंभिक जो स्थिति है दोस्तों, ये तो हो गई प्रारंभिक स्थिति, और यह हो गई दोस्तों बिंदु ई अंतिम स्थिति। ठीक है, हमें चाहिए दोस्तों अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी। अब मुझे बताइए ये अगर 2 किलोमीटर है तो ये भी कितनी होगी दोस्तों, 2 किलोमीटर, क्योंकि ये क्या बन गया, एक वर्ग, और वर्ग की चारों भुजा क्या होती है दोस्तों, समान माप की होती है। तो न्यूनतम दूरी आप लोग निकालोगे, सीधी दूरी तो आ जाएगी 4 और 2 कितनी दोस्तों, 6 किलोमीटर। विस्थापन आ गया 6 किलोमीटर। हमें चाहिए दोस्तों चाल। चाल बराबर सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी हमने देखी 10 किलोमीटर, समय आया दोस्तों कितना, 5 घंटा। तो आपने चाल ज्ञात किया, 5 का भाग दिया 10 में, कितनी बार गया, 2 किलोमीटर प्रति हावर। चाल आ गई दोस्तों कि रवि जो है वो 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाता है, 2 किलोमीटर जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए वेग आप लोग निकालोगे तो वेग बराबर फॉर्मूला होगा दोस्तों विस्थापन बटा समय। विस्थापन कितना आया, 6 किलोमीटर, समय कितना आया, 5 घंटे। 6 में 5 का भाग दोगे तो ये आएगा 1.2 किलोमीटर प्रति हावर। क्या निकल के आ जाएगा दोस्तों, आपके पास वेग निकल के आ जाएगा। तो उम्मीद करूंगा दोस्तों
कि मैंने एक इस छोटे से क्वेश्चन के माध्यम से आप सभी को इन चारों चीज़ों के बीच में जानकारी प्रदान की, तो उम्मीद करूंगा आप सभी को बिल्कुल सही तरीके से समझ में आया होगा। तो एक बार जल्दी से दोस्तों आप लोग इस सेशन को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर, त्वरण को लेकर, एक्सेलरेशन। देखिए ACCELERATION। जानिए दोस्तों क्या होता है त्वरण का मतलब। सुनिएगा, यदि किसी, मान लीजिए दोस्तों कोई वस्तु गतिशील है, वो गति कर रही है, तो अगर उस गतिशील वस्तु के वेग में अगर समय के साथ क्या हो जाए दोस्तों, परिवर्तन हो जाए, तो समय के साथ वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। तो आप लोग याद रखना दोस्तों कि यदि कोई वस्तु गति करे और उस वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन हो, ठीक है, तो वेग में जो परिवर्तन की दर होती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, त्वरण के नाम से जानी जाती है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, त्वरण को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। बताइए त्वरण को दोस्तों किससे दर्शाया जाता है, त्वरण को ऐसे दर्शाया जाता है। क्लियर। उसके बाद देखिए, और त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। दोस्तों त्वरण बराबर होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। त्वरण को लिखा जाता है ए, वेग में परिवर्तन हो जाएगा v माइनस का a अपॉन टी। v क्या है दोस्तों यहाँ पर, तो आपको मालूम है v जो है वो क्या है दोस्तों, हमारा अंतिम वेग, और सॉरी v माइनस यू। दोस्तों याद रखना यहाँ पे u होगा, और u क्या है हमारा, यहाँ u है दोस्तों प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग या दोस्तों आप लोग क्या कह सकते हैं, चाल कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा कि वेग में जो परिवर्तन की दर होती है उसे त्वरण कहा जाता है। त्वरण को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय। ये जो त्वरण है दोस्तों याद रखना ये कैसी राशि होती है, ये भी आपके एक सदिश राशि होती है, ठीक है। फिर देखिए, तो वेग में परिवर्तन हो गया दोस्तों v माइनस का u। v क्या है आपका अंतिम वेग यानी अंतिम चाल, और u जो है वो आपका क्या है दोस्तों यहाँ पर प्रारंभिक वेग, ठीक है। देखिए अगर मैं बात करूं कि बताइए जो ये आपको त्वरण दिखाई दे रहा दोस्तों, इस त्वरण का SI मात्रक क्या होगा। तो देखो SI मात्रक हम लोग निकालेंगे दोस्तों, त्वरण बराबर सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटा समय, यानी त्वरण बराबर वेग बटा समय। वेग का जो मात्रक है दोस्तों वो होता है मीटर प्रति सेकंड, और समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो सेकंड से गुणा होगा तो ये आ जाएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से याद रखने योग्य बात आपके लिए यह है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए दोस्तों ये जो त्वरण है इस त्वरण का SI मात्रक क्या होता है, तो त्वरण का जो दोस्तों SI यानी अंतर्राष्ट्रीय मात्रक होता है वो क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। यदि इसकी मैं यहाँ से विमा ज्ञात करूँगा तो मीटर क्या है दोस्तों आपका लंबाई का मात्रक L अपॉन सेकंड क्या है समय का, तो सेकंड स्क्वायर है मतलब दोस्तों T का स्क्वायर। अब T स्क्वायर ऊपर गुणा में जाएगा
तो ये बन जाएगा L_t⁻²। तो आप लोग बताइए मुझे दोस्तों, ये जो आपका त्वरण है, इस त्वरण की जो विमा होगी वो कितनी होगी? L_t⁻²। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। अब देखिए दोस्तों, एक बात आप लोग याद रखना, अगर यह त्वरण वेग की दिशा में है तब तो कैसा होगा? धनात्मक। और अगर त्वरण वेग की विपरीत दिशा में है तो कैसा होगा दोस्तों? ऋणात्मक। तो ध्यान रखना, त्वरण का मान जो है वो धनात्मक कब होता है दोस्तों? जब वह वेग की दिशा में होता है। और त्वरण का मान ऋणात्मक कब होता है? जब वह वेग के विपरीत दिशा में होता है। इसी प्रकार देखिए दोस्तों, यदि मान लीजिए कोई वस्तु एक सरल रेखीय पथ में गतिशील है, सरल रेखीय पथ में गतिशील समझना आप लोग मेरी बात को। मैंने आपसे कहा दोस्तों, एक वस्तु है वह सरल रेखीय पथ में गति कर रही है और वह गति करती है दोस्तों नियत त्वरण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना। जब कोई वस्तु नियत त्वरण से किसी सरल रेखीय पथ में गतिशील रहती है तो उस कंडीशन में दोस्तों आपके पास में गति के 3 नियम काम में आते हैं। बताइए गति के कितने नियम काम में आएंगे दोस्तों आपके पास में? तो 3 नियम काम में आएंगे। और जो 3 नियम मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, वो कौन सी कंडीशन में काम में आएंगे? जब कोई वस्तु नियत त्वरण से क्या करेगी? सरल रेखीय पथ में गति करेगी। तो सबसे पहला समीकरण आता है दोस्तों, पहला समीकरण है आपके पास में, देखो पहला समीकरण आएगा दोस्तों v बराबर u प्लस का at। दूसरा समीकरण होगा a बराबर ut प्लस ऑफ at²। ठीक है। और तीसरा होगा दोस्तों v² बराबर u² प्लस 2as। क्लियर? तो इस प्रकार से आप लोग याद रखना दोस्तों, यहाँ आपके साथ कितने गति के समीकरण काम में आएंगे? 3 समीकरण। सबसे पहला होगा दोस्तों v बराबर u प्लस at। दूसरा होगा a बराबर ut प्लस ऑफ at²। और तीसरा होगा दोस्तों आपका v² बराबर u² प्लस का 2as। क्लियर? इस प्रकार याद रखना दोस्तों, जब कोई वस्तु नियत त्वरण से सरल रेखीय पथ में गति करती है तो इस प्रकार हमारे पास गति के 3 समीकरण काम में आते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर? आगे हम लोग पढ़ेंगे वृत्तीय गति के बारे में। वृत्तीय गति, देखिए दोस्तों याद रखना सिंपल सा, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। और यदि दोस्तों वह एक नियत चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। तो यहाँ से आप लोग ये पॉइंट नोट करना कि यदि कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग में गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। और यदि वह वस्तु एक समान चाल से गति करती है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। और ये जो दोस्तों एक समान वृत्तीय गति होती है, ये एक समान वृत्तीय गति कैसी होती है? त्वरित गति
होती है। जैसे मान के चलिए ये कोई आपके पास एक वृत्त है, ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो गया इस वृत्त का केंद्र। अब मान लीजिए कोई वस्तु यहाँ से गति करना प्रारंभ करती है और वो अपना एक चक्कर पूरा करती है, तो आप कहोगे कि जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उसकी गति वृत्तीय गति कहलाती है। और यदि उसकी गति क्या हो दोस्तों, एक समान चाल से हो, तो वह एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। एक समान वृत्तीय गति, ये जो दोस्तों एक समान वृत्तीय गति होती है, इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है दोस्तों त्वरित गति भी कहा जाता है। देखिए वेग की जो दिशा होती है दोस्तों, वो वृत्ताकार गति में प्रत्येक बिंदुओं पर अलग अलग होती है, यानी बदलती रहती है। ध्यान रखना ये बात आप लोग कि एक समान वृत्तीय गति त्वरित गति होती है, क्योंकि यहाँ जो दोस्तों वेग की दिशा होती है वो प्रत्येक बिंदुओं पर बदलती रहती है। इस कारण यहाँ जो आपके इसकी जो दिशा काम में आएगी, त्वरण की दिशा, वो दोस्तों किसकी ओर होती है, वो इस वृत्त के केंद्र की ओर होती है। सभी बिंदुओं पर वृत्त के केंद्र की ओर होती है, और इस कारण दोस्तों इसे क्या कहा जाता है, अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों कि एक समान वृत्तीय जो गति है वो त्वरित गति होती है, क्योंकि वेग की जो दिशा होती है वो प्रत्येक बिंदुओं पर बदलती रहती है, यानी अलग अलग होती है। इस कारण जो त्वरण की दिशा है वो किसकी ओर होती है, वृत्त के केंद्र की ओर होती है। इस कारण इसे दोस्तों अभिकेंद्रीय त्वरण कहा जाता है। क्लियर। दो बातें आप लोग यहाँ से याद रखना दोस्तों कि अगर एक समान वृत्तीय गति है तो उसमें निश्चित रूप से त्वरण कार्य करता है, परंतु दोस्तों एक समान सरल रेखीय गति में कभी भी त्वरण काम में नहीं आता है। ये याद रखना। अगर गति एक समान वृत्तीय है तो ध्यान रखना उसमें एक त्वरण क्या करेगा, कार्य करेगा, लेकिन यदि गति एक समान रेखीय है तो उसमें कभी भी त्वरण काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। वृत्तीय गति के बाद में हम लोग बात करेंगे दोस्तों किसको लेकर, कोणीय विस्थापन को लेकर। अगला पॉइंट आएगा दोस्तों हमारा कोणीय विस्थापन। देखिए दोस्तों कोणीय विस्थापन जो है, अगर इसकी हम लोग बात करें तो कोणीय विस्थापन के संदर्भ में आप लोग सिंपल सा ये याद रखना कि दोस्तों जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है, जैसे मान लो कोई वस्तु है और वो क्या कर रही है दोस्तों, इस प्रकार वृत्तीय गति कर रही है, तो उस वस्तु की जो प्रारंभिक स्थिति है, उस प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष वह जितने कोण से घूमती है दोस्तों, वही क्या कहलाता है बताइए, उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कि वृत्ताकार गति के अधीन जब कोई वस्तु दोस्तों अपनी प्रारंभिक जो अवस्था है उसके सापेक्ष, ठीक है, जितने कोण से घूमती है वही कोण क्या कहलाता है दोस्तों, कोणीय विस्थापन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और दूसरी बात याद रखना, कोणीय विस्थापन का जो दोस्तों SI मात्रक होता है वो क्या होता है, रेडियन होता है।
और कोणीय विस्थापन की जो विमा है दोस्तों वो होती है m0, l0 और t0, क्योंकि याद रखना कि ये जो कोणीय विस्थापन है दोस्तों, इसे कभी भी द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कोणीय विस्थापन के लिए आप लोग दोस्तों 3 बातों का मुख्य रूप से ध्यान रखोगे कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष वह जितने कोण से घूमती है वही उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों रेडियन। ठीक है, कोणीय विस्थापन की जो विमा है वो होती है m0, m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 0, क्योंकि इसे कभी भी दोस्तों द्रव्यमान, लंबाई और समय के पदों के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। आज का हमारा जो लास्ट का टॉपिक है दोस्तों वो है कोणीय वेग। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोणीय वेग। देखो, कोणीय वेग को दोस्तों एक ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। इसे कहा जाता है ओमेगा। ये जो ओमेगा है दोस्तों, ये एक क्या है, ग्रीक भाषा का अक्षर है। ठीक है, और इसके लिए याद रखना दोस्तों, जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में गति करती है, ठीक है, तो उस वस्तु का जो कोणीय विस्थापन है, उस कोणीय विस्थापन में जो परिवर्तन की दर होती है वही क्या कहलाती है दोस्तों, कोणीय वेग कहलाते हैं। तो याद रखना कि वृत्ताकार पथ में गतिशील वस्तु के कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग के नाम से जानी जाती है। और कोणीय वेग बराबर सूत्र होता है दोस्तों कोणीय विस्थापन बटा समय। हमने पढ़ा कि कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या होता है दोस्तों, रेडियन। समय का क्या होता है, सेकंड। तो याद रखना रेडियन प्रति सेकंड किसका ऐसा ही मात्रक है दोस्तों, तो ये है हमारा कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, रेडियन प्रति सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब देखो परिभाषा अगर वो आपसे पूछेगा तो आप लोग याद रखना कि किसी वृत्ताकार पथ में गतिशील वस्तु का जो कोणीय विस्थापन है उसमें जो परिवर्तन की दर है उसे क्या कहा जाता है, कोणीय वेग कहा जाता है। कोणीय वेग को ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है। कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक होता है दोस्तों, रेडियन प्रति सेकंड। क्लियर। इसके बाद देखो, अगर मैं आपसे ये कहूँ दोस्तों कि कोई वस्तु जो है वो 2 पाई रेडियन के कोण से क्या करती है, घूमती है। 2 पाई रेडियन कोण का मतलब हो गया दोस्तों 360 डिग्री का कोण। तो आप सभी लोग जानते हैं कि जब कोई वस्तु 360 डिग्री के कोण से घूमती है तो वह दोस्तों अपना एक चक्कर पूरा करती है। तो किसी वस्तु द्वारा अपना एक चक्कर पूरा करने में जो लगा समय है वो क्या कहलाता है दोस्तों, वो उसका क्या कहलाता है, परिक्रमण काल कहलाता है। परिक्रमण काल। और परिक्रमण काल को किससे दर्शाया जाता है दोस्तों, टी से दर्शाया जाता है। याद रखना, जब कोई वस्तु अपना एक चक्कर पूरा करती है, 2 पाई रेडियन के कोण से घूमती है, 360 डिग्री के कोण से घूमती है, तो एक चक्कर पूरा करने में वह जितना समय लेती है उसे परिक्रमण काल कहा जाता है, जिसे टी से दर्शाया जाता है दोस्तों। और कोई वस्तु 1 सेकंड में जितने चक्कर लगाती है, 1 सेकंड में लगाए गए चक्रों की जो संख्या है दोस्तों वो क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है।
आवर्ती को दर्शाया जाता है दोस्तों n से, ठीक है। और आवर्ती जो है वो इस प्रक्रमण काल के क्या होती है दोस्तों, याद रखना, वो होती है क्या बोलते हैं, उल्टी होती है, यानी उत्क्रमित होती है, ठीक है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, व्युत्क्रम कहते हैं, राइट। ये याद रखना आप लोग। तो हमने पढ़ा कि कोणीय वेग, कोणीय वेग क्या होता है दोस्तों, जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार पथ में गति करती है तो उस वस्तु का जो कोणीय विस्थापन है उसमें परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। कोणीय वेग को ग्रीक भाषा के अक्षर ओमेगा के द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है। किसी वस्तु द्वारा एक चक्कर पूरा करने में लिया गया समय परिक्रमण काल कहलाता है, जिसे टी से प्रदर्शित किया जाता है। और कोई वस्तु एक सेकंड में जितने चक्कर लगाती है दोस्तों, एक सेकंड में लगाए गए चक्रों की जो संख्या है वो क्या कहलाती है, उसकी आवर्ती कहलाती है। और आवर्ती और जो परिक्रमण काल है दोस्तों वो एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, यानी एक दूसरे के उल्टे होते हैं, ठीक है। अब वो आपसे पूछेगा दोस्तों कि कोणीय वेग और आवर्ती के बीच में संबंध ज्ञात कीजिए। कोणीय वेग और आवर्ती के बीच संबंध। तो ये होता है दोस्तों कोणीय वेग ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी। और अभी हमने पढ़ा कि 1 अपॉन टी का जो मान है वो किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है, आवर्ती के बराबर होता है। तो आप कहोगे ओमेगा बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, ये ओमेगा बराबर हो जाएगा 2 पाई एन। क्लियर। यदि आपसे पूछा जाए कि कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में संबंध, अगर दोस्तों आपसे कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में क्या पूछे, संबंध पूछे, ठीक है, तो याद रखना कोणीय वेग और रेखीय वेग के बीच में जो संबंध होता है वो होता है दोस्तों, रेखीय वेग को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो रेखीय वेग को v से प्रदर्शित किया जाता है। तो v बराबर होता है दोस्तों r इंटू ओमेगा। r क्या है दोस्तों, ये वृत्त की त्रिज्या है। तो याद रखना रेखीय वेग जो है, रेखीय वेग बराबर होता है वृत्त की त्रिज्या और कोणीय वेग के गुणनफल के बराबर होता है। उम्मीद करूंगा दोस्तों हमारा जो कंप्लीट साइंस मिशन का आज पहला दिन रहा, पहली जो हमारी क्लास रही, उसमें मैंने आपको जिन टॉपिकों का अध्ययन करवाया वो सभी टॉपिक आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। यदि फिर भी आपको किसी भी प्रकार से दोस्तों कोई समस्या आती है तो आप लोग मुझे निश्चिंत होकर कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। प्रत्येक समस्या का आपका समाधान किया जाएगा। तो तब तक के लिए आप लोग इंतज़ार कीजिए दोस्तों अगली कक्षा का। आप सभी प्यारे मित्रों को तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।